Preview. 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 हमारे साथ इस समय हैं अंजनी शर्मा भुजेल जी। आप गोरखालैंड संयुक्त संघर्ष समिति की राष्ट्रीय स्पोक्स पर्सन हैं और आज हम इनसे कई मुद्दों पर बात करेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पर भी बात करेंगे, गोरखालैंड पर भी बात करेंगे और इनका जो सबसे बड़ा इशू है सेंसेक्स, जो जनगणना 2021 को लेकर भी यह काफ़ी काम कर रही हैं, हम इस पर भी इनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि अंजनी जी आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दें। नमस्कार, मेरा नाम अंजनी शर्मा भुजेल है। मैं अभी हमारे संगठन GSSS से जुड़ के काम करती हूँ, गोरखालैंड संयुक्त संघर्ष समिति, और इसके साथ साथ फीगा का भी नेशनल कन्वेनर हूँ। फीगा फेडरेशन ऑफ इंडियन गोरखा एसोसिएशंस है, जिसमें जितने भी राष्ट्र भर में गोरखा एसोसिएशंस हैं उनके साथ मिलके जब भी हम कुछ एफर्ट करते हैं तो फीगा के बैनर के अंदर करते हैं। और प्रोफेशनली मैं डेटा साइंटिस्ट हूँ और मेरी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली बेस्ड, जिसमें हम डिफरेंट कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस को ट्रेन करते हैं। अंजनी जी, ये आपने कहा करते हैं सेंसेक्स 2021 पर आप काम कर रही हैं, इसके पीछे क्या आपकी सोच है और क्या धारणा है? देखिए, मुझे लगता है कि कुछ भी चीज़ अगर आपको प्रकट करनी हो या सरकार को बतानी हो तो सिर्फ ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के या फिर उसको भावना से लेके जोड़ के बात करने से नहीं होता है। एट द एंड ऑफ द डे जो आपके पेपर में होता है सिर्फ वही साबित हो सकता है या फिर वही हम दिखा सकते हैं। तो हम लोग नॉर्मली जब भी हम देखते हैं तो हमारे गोरखाओं का नंबर्स जो होता है नेशन में वो बहुत ही कम दिखाया जाता है। नेपाली स्पीकिंग जो पॉपुलेशन है उसका बहुत ही कम दिखाया गया है। और अगर आप देखोगे तो 1991 की जो सेंसस था उसमें अगर आप देखोगे तो 20 लाख नेपाली स्पीकिंग पॉपुलेशन दिखाया है इंडिया में, और उसके 10 साल बाद उसमें दिखाया 28 लाख, यानी कि 8 लाख का ग्रोथ है। वो भी फिर भी रीजनेबल एक ग्रोथ दिखाया माना जा सकता है, राइट। लेकिन अगर आप 2011 का सेंसस देखोगे तो उसमें सिर्फ 29 लाख गोरखा दिखाया है। मतलब 10 साल में सिर्फ 1 लाख गोरखा बढ़े हैं, जो कि अगर आप कंपैरिजन करके देखोगे तो कोंकणी लैंग्वेज जो कि एक डाइंग लैंग्वेज है सिर्फ उससे ऊपर है। बाकी और सारे भी जितने लैंग्वेजेस की ग्रोथ रेट है उसमें से सबसे कम गोरखाओं का है। लेकिन अगर मैं ज़मीनी तौर पे जांच करूंगी तो ऐसा बिल्कुल भी स्टेटस नहीं है। हमारा जो जनसंख्या है वो तो नॉर्मल जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होता है उसी के हिसाब से बढ़ रहा है। तो यहाँ पे कमी कहाँ पे आ रही है, इस बात पे हमने जब रिसर्च किया तो हमको 1-2 त्रुटियाँ दिखी। तो हमें लगा कि हर चीज़ जब हम करेंगे सही से तभी जाके हमारा अल्टीमेट गोल पूरा हो सकता है, इसलिए हमने इस एफर्ट को साथ में लिया है। यानी कि जनगणना में जो गोरखाओं की संख्या है वह दिखाई नहीं जाती है, वास्तविक संख्या नहीं दिखाई जाती है जी, इसमें कुछ गड़बड़ी होती है। हाँ, वास्तविक जो संख्या है उसे बहुत कम दिखाया जाता है। अनुमानतः कितने गोरखा होंगे? देखिए, हमारे यहाँ पे अभी क्योंकि सेंसस ठीक से होता नहीं है तो इस वजह से एग्जैक्ट हम फिगर्स नहीं बोल सकते हैं। लेकिन हम जो अड़कना लगाते हैं तो वो 1.5 करोड़ से 2 करोड़ के अप्रॉक्सीमेट हम लगाते हैं भारतवर्ष में पूरा मिला के। लेकिन जो सेंसस आप देखते हो तो उसमें सिर्फ 29 लाख या 28 लाख दिखाया जाता है। तो इतना बड़ा जो गैप है उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। देखिए, अंजनी जी का एक बहुत बड़ा सवाल है कि गोरखाओं की संख्या पूरे देश में लगभग 2 करोड़ के आसपास होगी। हालांकि यह अभी साबित नहीं है, लेकिन जनगणना में मात्र 29 लाख गोरखा देश के बताए जाते हैं देश में। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे, गोरखालैंड का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, पिछले कई साल से, कि ये 100 साल पुराना मुद्दा है। ये गोरखालैंड की लड़ाई हकीकत में क्यों नहीं पहुंच पा रही है, तब्दील क्यों नहीं हो पा रहा है, गोरखालैंड क्यों नहीं बन पा रहा है? तमाम छोटे राज्य बने कहते हैं देश में, कहते हैं उत्तराखंड बना कहते हैं, बिहार को बांध के झारखंड बना कहते हैं आज़ादी के बाद, और भी कई राज्य छोटे छोटे बने, अभी आंध्र प्रदेश में तेलंगाना बना, फिर क्यों नहीं गोरखालैंड बन पा रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो वेस्ट बंगाल के लिए गोरखालैंड और गोरखालैंड का जो क्षेत्र है वो सोने की चिड़िया की तरह है ना। और एक दूसरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक ऐसे बच्चे की तरह है जिस बच्चे को बंगाल ने ज़बरदस्ती गोद लिया। अब वो बच्चा इतना मेहनती है, इतना काम करता है कि वेस्ट बंगाल को पूरा कमा के देता है।
अगर आप वेस्ट बंगाल पूरा स्टेट देखोगे, इतना बड़ा क्षेत्रफल है, उसमें से 1% क्षेत्रफल गोरखालैंड का होगा। लेकिन गोरखालैंड का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन अगर आप देखोगे, टी इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, इंटरनेशनल ट्रेड, जितना भी ट्रेड यहाँ से होता है वो सब देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40% रेवेन्यू वेस्ट बंगाल के लिए कमा के दार्जिलिंग और गोरखालैंड का जो दार्जिलिंग डुवर्स तेराई का क्षेत्र है वो देता है। तो आप खुद ही समझिए, जो एक चीज़ आपका है ही नहीं, है ना, गोरखालैंड कभी भी बंगाल का नहीं था और है भी नहीं, और वो आपको इतना पैसा कमा के दे रही है, पूरे बंगाल को पालने के लिए दे रही है। और अभी जो बंदा, अब उसको समझ में आ गया है कि ये मेरा हक है और मैं अपनी जगह को और विकसित कर सकता हूँ, तो बंगाल उसको छोड़ना नहीं चाहती है। तो यहाँ पे कोई बोंगो भोंगो वाला कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक लालच है कि जो कमा के देने वाला जो हिस्सा है उसको हम छोड़ देंगे तो उससे हमको पूरा वेस्ट बंगाल को नुकसान होगा। और साथ साथ में एक अननेसेसरी सा प्रेस्टीज इशू है कि किसके कार्यकाल में गोरखालैंड बनेगा। गोरखालैंड तो देखिए आज नहीं संभव होगा, कल असंभव भी नहीं है और होगा भी, हमको ये विश्वास है, क्योंकि जो चीज़ संवैधानिक है भारत में वो संभव होता है। और ये गोरखालैंड का डिमांड बहुत ही संवैधानिक डिमांड है हम गोरखाओं का। गोरखालैंड नहीं बन पाने के पीछे मुख्य वजह क्या है? किस राजनीतिक दल को आप जिम्मेदार मानती हैं इसके लिए? देखिए, मैं किसी भी एक पर्टिकुलर राजनीतिक दल को जिम्मेवार नहीं ठानती हूँ, क्योंकि लालच जो होती है ना वो एक राजनीतिक दल की नहीं होती है, लालच किसी भी सत्ता में आने वाले बंदे की होती है। अब ममता बनर्जी के जी को ही ले लीजिए, वो जब टीएमसी में सत्ता में नहीं थी, सीपीएम के अगेंस्ट खड़ी थी, वो गोरखालैंड के साथ खड़ी थी। जब वो सत्ता में आई तब उन्होंने देखा कि अरे गोरखालैंड आपको दो चीज़ देता है, वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री को दो चीज़ गोरखालैंड देता है, एक पैसे कमा के देता है, दूसरा काम न करने का बहाना दे देता है। मुझे दुख ये लगता है कि जिस दिन गोरखालैंड होगा ना, सिर्फ गोरखाज आज़ाद नहीं होंगे, बंगालीज भी आज़ाद होंगे, जितने वेस्ट बंगाल के लोग हैं ना वो भी आज़ाद होंगे। कैसे आज़ाद होंगे? उनकी चीफ मिनिस्टर फाइनली उनके बारे में सोचेंगे। अभी तो जो भी चीफ मिनिस्टर आए, चाहे वो सीपीएम गवर्नमेंट का था या चाहे वो टीएमसी गवर्नमेंट का था, हर समय तो गोरखालैंड को रोकने के लिए और गोरखाओं को मारने के लिए काम करते रहते हैं। अपने लोगों के बारे में तो कभी उनको सोचने का फुर्सत ही नहीं है। सुंदरबन में लोग मर रहे हैं, मालदा में लोग मर रहे हैं, उनको कोई चिंता ही नहीं है। उनको सिर्फ ये चिंता है कि गोरखालैंड को कैसे रोका जाए। तो मुझे ये लगता है कि जिस दिन गोरखालैंड हो जाएगा उस दिन गोरखास के साथ साथ वेस्ट बंगाल भी आगे बढ़ेगा। और ये चीज़ जब भी कोई भी ऐसा चीफ मिनिस्टर आएगा जो पॉलिटिक्स से ऊपर, अपना सत्ता से ऊपर बैठ के सोचेगा, उस दिन गोरखालैंड अवश्य होगा। लेकिन गोरखालैंड की बात सड़क पर होती है, यहाँ से 3 टर्म्स बीजेपी के एमपी भी जीतते रहे हैं, लेकिन सदन में कभी गोरखालैंड की बात क्यों नहीं उठती है? नहीं, ये सच नहीं है। जैसे हमारे प्रीवियस एमपीज़ ने भी सदन में काफ़ी बार उठाया है। अभी तो हमें बहुत ही प्राइड फैक्टर ये महसूस होता है कि हमारा जो करंट एमपी है राजू बिष्ट जी, वो डेडिकेटेडली सदन में गोरखालैंड का आवाज़ उठा ही रहे हैं, है ना। लेकिन मैं ये भी नहीं मानती कि आज के कल का हो ही जाना चाहिए। जो चीज़ सही समय लगेगा वो लगेगा। लेकिन मुझे ये आपका सोचना गलत है कि सदन में उठता नहीं है ना। सदन में आवाज़ भी उठ रही है और आई थिंक एक पॉजिटिव जो एस्पेक्ट था वो भी बन रही है। पहले क्या था कि जितने भी गवर्नमेंटल एजेंसीज थे, गोरखालैंड के मूवमेंट को एक माओइस्ट मूवमेंट, एक ऐसा मूवमेंट जो देश से टुकड़ के अलग देश बनाना चाहते हैं, फॉरेन इंटरवेंशन के वजह से हो रहा है, ये सब भ्रम फैलाते रहते थे। लेकिन अभी जितने भी एफर्ट्स हो रहे हैं, जितने संगठन और राजनीतिक दल मिलकर काम कर रहे हैं, उससे लोगों को कम से कम ये तो पता चल ही गया है कि नहीं, ये लोग ये नहीं चाहते कि वो नया देश बनाए, ये तो सिर्फ ये चाहते हैं कि उनका अपना स्टेट बने ताकि उनको एक नेशनल आइडेंटिटी मिले। उस वजह से सिर्फ नेशनल आइडेंटिटी ही नहीं ना, वेस्ट बंगाल और गोरखालैंड दोनों साथ में विकसित हो। अगर दो राज्य साथ में विकसित होते तो भारतवर्ष भी विकसित होगा। ये बात जैसे समझ में आ जाएगी तो गोरखालैंड भी बन जाएगा। गोरखालैंड के तमाम नेता जो गोरखालैंड की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे थे और पिछले कुछ समय पहले तक, 2 साल 3 साल पहले तक वो बीजेपी के साथ थे, इस समय वो तृणमूल कांग्रेस के साथ आ गए हैं। इसका कितना असर पड़ेगा गोरखालैंड आंदोलन पर? देखिए, एक चीज़ ना आपको समझने की ये ज़रूरत है कि गोरखालैंड एक नेता का आंदोलन नहीं है ना। नेता आते हैं जाते हैं, नेता भी एक इंसान ही होता है, राजनीतिज्ञ होता है। वो क्या करता है, वो क्या नहीं करता, उससे गोरखालैंड के इशू पे कभी भी असर नहीं पड़ा है। पहले भी सेटलमेंट्स हुए हैं, पहले भी लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज चेंज किए हैं, लेकिन अगर आप देखोगे गोरखालैंड एक ऐसा मुद्दा है जिसको तुम मार नहीं सकते। तो आज अगर एक पॉलिटिकल नेता ने बीजेपी को छोड़ के तृणमूल में जाने का डिसीजन लिया, वो उनका पॉलिटिकल डिसीजन है। लेकिन गोरखालैंड का जो इशू है और गोरखालैंड का जो मुद्दा है वो तो वहीं पे है। हम लोग तो संघर्ष कर ही रहे हैं। और इस बार 2000
2007 का जो गोरखालैंड का मूवमेंट था उसको आप एक लीडर लेड आंदोलन भी नहीं बोल सकते। हाँ, राजनीतिक दलों ने स्टार्ट किया था लेकिन जनता ने आगे लेकर गया था, है ना। तो आज भी जनता गोरखालैंड के साथ ही है। ये 2019 के इलेक्शंस में भी गोरखा के साइलेंट वोटर्स ने जवाब दिया था, आगे भी देंगे। तो जैसे राजनीतिज्ञ को ये बात पता चल जाएगा, वो उनको भी समझ में आ जाएगा कि गोरखा ना तो कीना जा सकता है ना बेचा जा सकता है। अपने स्वाभिमान पे गोरखा खड़ा रहता है और इस बार भी रहेगा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होना है कहते हैं, ये चुनाव को लेकर आप क्या उम्मीद रखती हैं और आने वाली सरकार से क्या उम्मीद रखती हैं गोरखालैंड के लिए कि वह क्या करे कहते हैं, और गोरखाओं से आपकी क्या अपील होगी कि वह चुनाव में क्या करें? देखिए, उम्मीद रखना मुझे लगता है कि अच्छी बात है, लेकिन मैं उम्मीद रखने से ज़्यादा काम करने पे विश्वास करती हूँ। मुझे लगता है कि हर गोरखा को अपने लिए और अपने हक के लिए खड़े रहना चाहिए और काम करना चाहिए। इस बार तो 2021 का इलेक्शन तो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गोरखाओं के लिए, क्योंकि इस इलेक्शन में हम सिर्फ बाहर के जिन्होंने धोखा दिया गोरखाओं को, देखने वाले भी मारने वाले भी, उनके साथ साथ हमारे अपने जिन्होंने हमको धोखा दिया है, हमारे अपने जिन्होंने गोरखालैंड के मुद्दा को बाजार में ऐसे बेचा है, उनको भी जवाब दे सकते हैं। तो मैं इस बार गोरखा हाउस को यही रिक्वेस्ट करूंगी, देखिए एमएलए इलेक्शन आपके सामने खड़ा है, आप सोच समझ के डिसीशंस लीजिए, ना तो किसी भावना में आके लीजिए, ना तो ये सोच के लीजिए कि कोई सही है या गलत है। व्यक्ति को नहीं, अपनी जाति को देख के दीजिए और गोरखाओं के लिए एक डिसीजन लीजिए। पॉलिटिकल पार्टीज आएंगे जाएंगे, लेकिन हम गोरखाज हम साथ में खड़े रहेंगे, पहले रहते थे, पहले भी, आज भी रहेंगे और हमारे मुद्दा के लिए रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ फॉर एशिया से बात करने के लिए अंजनी जी आपको। अभी हम अंजनी जी से बात कर रहे थे, इन्होंने देखिए सेंसेक्स पर भी बहुत बड़ी बात कही है कि देश में गोरखाओं की जितनी आबादी है जनगणना में उतनी आबादी नहीं दिखाई जाती है। सरकार को भी इस पर सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों है। इसके अलावा गोरखालैंड मुद्दे पर भी इन्होंने अपनी बातें कही हैं और विधानसभा चुनाव सामने है। एक सवाल इनसे हम आखिरी करेंगे कि यह विधानसभा चुनाव में किसको वोट देने की अपील करेंगी? देखिए, इस बार मैं एक ऐसे गोरखा को दूंगी जो स्वाभिमानी हो, जो किसी के साथ बदा ना हो, जो किसी का नौकर ना हो और जिसको अपने काम करने की आज़ादी हो और करने की दम भी हो। क्योंकि कई बार ये होता है कि हम ऐसे व्यक्ति को चुन के पठाते हैं जिनको हमको लगता है कि वो जाके आगे काम करेगा, लेकिन उसमें जितनी भी काबिलियत हो वो किसी न किसी पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन से ऐसे बंधा होता है कि वो जाके काम ही नहीं कर पाता और वापस आके बोलते विधानसभा इलेक्शन तो काम करने के लिए बना ही नहीं है, फिर अगले इलेक्शन में फिर से उठ जाते हैं। इस बार हम ये चाहते हैं कि मैं पर्टिकुलरली तो एक ऐसे बंदे को वोट दूंगी जो गोरखाओं के लिए काम करेगा और सिर्फ गोरखाओं के लिए काम करेगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं, किसी नेता के नहीं और किसी लालच में नहीं आके काम करेगा। तो देखिए, गोरखालैंड संयुक्त संघर्ष समिति की स्पोक्स पर्सन अंजनी शर्मा भुजेल जी ने साफ कहा है कि इस बार वह विधानसभा चुनाव में उन्हीं प्रत्याशियों को वोट देना चाहेंगी और उन्हीं प्रत्याशियों, बाकी गोरखाओं से भी उन्हीं के लिए अपील करेंगी वोट देने की जो सिर्फ और सिर्फ गोरखालैंड के लिए बात करें। अंजनी जी, न्यूज़ फॉर एशिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।